हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जांपल्स एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन। पार्ट ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों में डिफरेंस निकालना है। किस दोनों में? पहला क्वांटिटी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और दूसरी क्वांटिटी क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। जैसे एग्जांपल से समझो उसको। ऑल्दो हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट जब बात कर रहे थे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, उस समय हमने इसकी बहुत अच्छे से बात। चल, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की बात करें। वन डायमेंशन में क्या होता है? एक सीधा सा पाथ है, मान लो ये लंबा सा पाथ है, ये सीधा सा एक पाथ है ना। इस पे एक ओरिजिन मान लो, ये जीरो, ये पॉइंट हमारा जीरो ओ, पॉइंट ओ। यहाँ यहाँ से हम लोग सारे डिस्टेंसेस ना मेजर करें। ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड राइट साइड होता है और नेगेटिव लेफ्ट साइड होता है ना। अब एक कोई पार्टिकल ले लो। पार्टिकल किसको लिया जाए? चलो एक मान लो, एक कार जैसी यहाँ पे कुछ है, मान लो यही कार है। इसका पोजीशन देखो, अब नेगेटिव है ना। पोजीशन अभी इसका जो है, अभी इसका पोजीशन नेगेटिव है कुछ। थोड़ी दूर बाद चल करके मान लो ये यहाँ आता है, पॉजिटिव साइड आ जाता है। थोड़ी देर में यहाँ से एक पार्टिकल चलते हुए यहाँ तक आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कहीं और भी जा सकता है, दो डायरेक्शन से। या तो ये राइट में पॉजिटिव साइड में जा सकता है या लेफ्ट में नेगेटिव साइड में जा सकता है। मान लो ये नेगेटिव साइड में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, केस वन में कंसिडर करते हैं ये नेगेटिव में आता है, केस टू में कंसिडर करेंगे ये पॉजिटिव में। अब हमें टोटल पाथ लेंथ यदि निकालना हो, क्या होगा? ओके, डिस्टेंस ना मानना होगा ना, कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस कितना है, तभी तो टोटल पाथ लेंथ हम लोग निकाल पाएंगे। चलो कुछ कुछ लिखते हैं तो नंबर्स। मान लो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या मान लिया जाए, और दूसरा हमें डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का। नंबर नहीं, कुछ वेरिएबल में ही लेते हैं। चलो इसको मान लो ए लेते हैं और इस डिस्टेंस को बी। तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा? ए प्लस बी होगा। तो वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस। फाइनल इनिशियल पोजीशन यह वाली थी, यस, इनिशियल पोजीशन ये वाली थी, पता है, ये इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन ये है। ये वाली पोजीशन इंटरमीडिएट पोजीशन है, बीच में कभी यहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, लेकिन फाइनल पोजीशन तो यही है। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, है ना। तो ये क्या आएगा? डिस्टेंस ए आएगा। ऑफ कोर्स ए इज लेस देन ए प्लस बी। ए इज लेस देन ए प्लस बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन पाथ लेंथ आ रहा है। यदि मान लो ऑब्जेक्ट यहां नहीं आकर के यहां से फिर थोड़ी सी और राइट में चला जाए, तो क्या होता? ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे पहुंच जाता। इस केस में क्या होता? हमें ये डिस्टेंस भी अब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा।
इस डिस्टेंस को मान लो c, यहां से यहां तक का डिस्टेंस c है, c। इस केस में पाथ लेंथ क्या होगा, इस केस में पाथ लेंथ हमारा यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, पाथ लेंथ हमारा होगा a प्लस बी सी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, सेम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, दोनों के बीच में एकदम एक ही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों इक्वल हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ, है ना। हमने और डिटेल में इसको देखा था जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जनरल केस की अगर बात करें, अगर हमें नहीं पता है इनिशियल पॉइंट कहाँ है फाइनल पॉइंट कहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट या तो पाथ लेंथ से कम हो सकता है या एक्सट्रीम केस में बराबर हो सकता है। और बराबर कब होगा, बराबर तभी होगा जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एकदम फिक्स चलते जा रहा है, तब वो दोनों बराबर होते हैं। सेम चीज 2D और 3D मोशन में भी अप्लाई होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने आप को 1D में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट की बात करो, इसको मिटा देता हूं मैं। सेकेंड पार्ट की यदि बात करें, हमें बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की और एवरेज स्पीड की, है ना। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद करो, पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। यही कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, होता है ऐसा। अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग अभी तक फाइनलाइज कर चुके थे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा हो सकता है या फर्स्ट केस में दोनों बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था दोनों के लिए। यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट सीधा एक डायरेक्शन में चलते जा रहा है स्टेबिलिटी से, इस हालत में हम लोग कह सकते हैं कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। यदि कहीं पे भी रिवर्स गियर लगता है या डायरेक्शन चेंज हो जाता है, किसी भी तरह का डायरेक्शन चेंज हो, तो पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। चलो, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का जब हमें ये रिलेशन पता है, तो पाथ लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी टाइम से डिवाइड कर देंगे, दोनों में एक सेम नंबर है, तो रेशियो रिलेशन तो यही रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर 10 पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 है, दोनों इक्वल है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो भी दोनों इक्वल ही रहेगा, दोनों 2 आ जाएगा। और वहीं मान लो पाथ लेंथ 100 था और डिस्प्लेसमेंट 10 था, पाथ लेंथ ज्यादा था, इसको फिर से 5 से डिवाइड करना है, इसको फिर से 5 से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, 20 इज ग्रेटर देन 2, है ना। किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने से इस साइन के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू पाथ लेंथ। और ठीक उसी तरह से बात करें अगर एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू पाथ लेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity? Average speed तीन अलग अलग इंटरवल में हमें निकालना है।
तो देखो सबसे पहले एक पिक्चराइज करना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये मान लो उसका होम है, होम में एच लिख देता हूं मैं, और होम से चल करके वो मार्केट तक जाता है एम। ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी दूरी हमें क्या दी है, 2.5 किलोमीटर। ये दूरी 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। अब जाने समय वेलोसिटी स्पीड क्या है, इस तरफ जाने में स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न में स्पीड क्या है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मार्केट क्लोज था इसलिए मार्केट में उसको रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, एकदम फटाक से गया है और फटाक से वापस आ गया है, कहीं पे कोई स्टॉपेज नहीं है। बड़ी कैपेसिटी थी, 2.5 किलोमीटर भाग कर गया, फिर भाग कर वापस भी आ गया। चलो तो एवरेज वेलोसिटी यदि हमें निकालनी हो तो कैसे निकालते थे। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, पहले ऑब्जेक्ट आदमी यहीं पे था, द मैन वॉज एट होम, एंड फाइनली ऑल्सो द मैन इज एट होम। द मैन जो भी आदमी था वो पहले घर पे था, और पूरे प्रोसेस के बाद फिर से वो घर पर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसके पोजीशन में कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जीरो डिवाइड बाय टाइम, टाइम चाहे जो भी लगा हो उसको, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो की जीरो ही रहेगी। क्या हो रहा है, इतना भागकर वो गया, भागकर आया भी, लेकिन वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो क्या चल रहा है ये, यही यहाँ नोट में लिखा है, देखो क्वेश्चन नीचे जो नोट दिया है ये देखो। इट इज बेटर टू डिफाइन एवरेज स्पीड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम एंड नॉट एज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में ऐसा नहीं है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया और एवरेज स्पीड निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या हो सकता है, मार्केट से भाग के आए और वेलोसिटी जीरो निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे जरूरत तो वहीं पे वेलोसिटी निकालनी है, जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। इसीलिए पार्ट बी में अब स्पीड निकालने दिया हुआ है हमें। पार्ट बी की यदि बात करें, हमें स्पीड निकालना है, उसमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, हाँ। बी का 1, क्वेश्चन नंबर 1, टाइम टेकन, टाइम फ्रॉम होम टू मार्केट, घर से मार्केट जाने में टाइम कितना लगा है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारा है 2.5 किलोमीटर, स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा 1/2 आवर, या बोलो तो 30 मिनट्स, है ना। तो पहले 30 मिनट तक, जो पार्ट 1 में 30 मिनट तक उसकी वेलोसिटी तो सेम फिक्स है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यही आएगी इस केस में 0 से 30 मिनट तक एवरेज स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एवरेज स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 0 से 50 मिनट के बीच में, तो 0 से 30 मिनट तक तो हमें पता है कि स्पीड इतनी ही थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी। सॉरी 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 सॉरी, एवरेज यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर आएगा ना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 30 मिनट तक तो एवरेज 5 किलोमीटर पर आवर थी।
30 मिनट के बाद क्या हो रहा है, स्पीड में कुछ तो चेंज हो रहा है। 30 मिनट के बाद आदमी यहाँ से वापस की तरफ घूम रहा है और उसकी स्पीड बढ़ जा रही है। तो अब एवरेज निकालना होगा इन दोनों का, दोनों स्पीड का एवरेज निकालना है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? देखो एवरेज स्पीड, यदि और किसी चीज को दो नंबर का एवरेज निकाल दोगे 5 + 7.5 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये गलत आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो अभी दिखा देते हैं। ये मार्केट से घर जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है ये निकालो पहले। टाइम फ्रॉम मार्केट टू होम, इसमें कितना टाइम लगता है? स्पीड हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस हमारे पास 2.5 ही है जैसा पहले था। स्पीड हमारी बढ़ गई है 7.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हुआ 1/3 आवर्स, यानी कि 20 मिनट्स आता है। तो 50 मिनट में वो वापस घर पहुंच जाता है। पहले 30 मिनट में मार्केट पहुंचता है, फिर 20 मिनट में वो वापस घर पहुंच जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? जाने का 2.5 किलोमीटर और आने का 2.5 किलोमीटर। एवरेज स्पीड की यदि बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या होगा? डिस्टेंस होगा 2.5 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 50 मिनट्स, यानी कि 5/6 आवर्स, यानी कि 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 6, यानी यह आता है 6 किलोमीटर पर आवर। यदि यहाँ पे 5 + 7.5/2 करता तो 6 नहीं आता ना, किसी हालत में 6 नहीं आता। सही क्या होगा? सही ये 6 किलोमीटर पर आवर सही है ना। टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, फिर टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया। अब तीसरे पार्ट में पूछा था 0 से 40 मिनट का डिस्टेंस निकाल लें, उसमें कैसे निकालेंगे? 0 से 40 मिनट का डिस्टेंस निकालना है पार्ट 3 में, इसको कैसे निकालेंगे? पार्ट 3, 0 से 40 मिनट्स में एवरेज स्पीड निकालनी है। देख लो अब अलग अलग तरीके से एवरेज स्पीड निकालनी पड़ रही है हमें। तो इसका कैसे निकालेंगे? फिर से हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। पहले टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 0 से 30 मिनट तक में, तो 0 से 30 मिनट तक में वो 2.5 किलोमीटर चला था और मार्केट पहुंचा था, और 20 मिनट में वापस घर पहुंच रहा है। तो 30 मिनट से 40 मिनट में क्या होगा? 2.5 किलोमीटर का आधा चलेगा, 1.25 किलोमीटर। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 मिनट में उसका आधा चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2.5 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.75 किलोमीटर। और इसको अब टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी, एवरेज स्पीड है। कैसे निकलेगा? 3.75 डिवाइड बाय 40 मिनट्स, यानी कि 4/6 आवर्स। क्या हुआ? 3.75 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, ये 3, ये 2, ये 1.5 आ जाएगा। क्या आया? 75, 11, 56, 5.625 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एवरेज स्पीड अलग आ रही है, एवरेज स्पीड बदल गई है। यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आई थी, यहाँ पे 5.625 किलोमीटर की एवरेज स्पीड आ रही है। कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं, गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया हमने, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है हमने। तो क्या चक्कर हो रहा है? यहाँ पे यही समझना है, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड हम लोग कभी भी जाने की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, वापस की स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर बाय 2 नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये करने से हमें इन दोनों नंबर का एवरेज निकल जाता है। वैसे कॉमन सेंस से भी समझो, 5 किलोमीटर के स्पीड से वो कितनी देर चल रहा है और 7.5 किलोमीटर के स्पीड से कितनी देर चल रहा है। यदि मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट 5 किलोमीटर पर के स्पीड से चलूंगा और बाकी के 55 मिनट 7.5 किलोमीटर के स्पीड से चलूंगा, तो नाइंसाफी होगी ना।
देखो समझो, यहाँ पे हम एक केस में होता है 0 से 5 मिनट तक किसी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और 5 मिनट से 60 मिनट तक उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और दूसरा कोई आदमी है, वो 0 से लेके 30 मिनट तक 5 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से चलता है, और 30 मिनट से 60 मिनट तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। क्या दोनों की एवरेज स्पीड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर होगा? दोनों 60 मिनट चल रहे हैं, है ना। एक 0 से लेके 60 मिनट तक दोनों चल रहे हैं, दोनों की स्पीड पहले 5 थी फिर 10 हो गई, इसकी भी स्पीड पहले 5 थी फिर 10 हो गई, लेकिन इसकी स्पीड सिर्फ 5 मिनट बाद बढ़ गई थी और इसकी स्पीड बढ़ने में पूरे 30 मिनट लग गए थे। अलग अलग सिनेरियो है, तो दोनों का एवरेज स्पीड फाइनल अलग आना चाहिए ना, एवरेज स्पीड अलग आना चाहिए, इसका भी एवरेज स्पीड अलग आना चाहिए ना। तो ये अलग तभी आएगा जब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, यदि बिना टोटल डिस्टेंस निकाले एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करोगे तो गलत होगा। तो वही बात है ना कि एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन में कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 2 नंबर का है, कोई 5 नंबर का है। 5 क्वेश्चन बनाए तो इसका मतलब कितने नंबर आएंगे पता नहीं ना, पहले पता करना होगा कौन से 5 क्वेश्चन बनाए हैं, पहले ये चेक करना होगा कौन से 5 क्वेश्चन बनाए हैं, उसके बाद ही तो मार्क्स बता पाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग्राफ्स, बहुत देर पहले ग्राफ्स हमने पढ़ा था, इस पर क्वेश्चंस देखो। लुक एट द ग्राफ्स A to D, फिगर 3.20, यही फिगर 3.20 है। Carefully and state the reasons which of these cannot possibly represent one-dimensional motion of a particle. X और T पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। हाँ, पोजीशन टाइम ए को देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और अच्छे से दिया है ना। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, रेड से मैं मार्क करता हूँ। हाँ, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फिर यहाँ घूम जा रहा है और ये इधर से जा रहा है और फिर यहाँ आ जा रहा है और फिर रिपीट कर रहा है, 8 बना रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है ऐसा? पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ क्या ऐसा हो सकता है? यस या नो? नो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? देखो, यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, मान लो यह टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड है, थोड़ी देर के लिए मान ही लो, क्या फर्क पड़ता है। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड यदि ये है तो यहाँ पे एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूं। तो इस टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या है? पार्टिकल का पोजीशन यह वाला है या ये वाला है? कौन सा पोजीशन है? टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल दो जगह कैसे पहुंच गया? यहां भी और यहां भी पहुंच सकते हैं क्या? हो सकता है ऐसा? यदि ऐसा हो सकता है कि हाँ पार्टिकल एक से डुप्लीकेट हो गया, एक पार्टिकल यहां पहुंचा और एक यहां पहुंचा, तब तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि पार्टिकल एक का एक कार्बन कॉपी निकल गया, इसलिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है। नो, नॉट ए पोजीशन टाइम ग्राफ, करेक्ट ग्राफ नहीं है, कुछ गलत है यहाँ पे। अब एक दूसरी चीज देखो इस ग्राफ में, खास बात, टाइम ये 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है ना। पोजीशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है। पार्टिकल जब इधर आता है टाइम तो नेगेटिव हो गया। टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? स्टॉप वॉच कभी 0 से कम -1 सेकेंड देखा है कभी? नहीं हो सकता है, इसलिए भी नहीं हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ। देख रहे हो, दो दो बहुत बड़ी इशूज है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पार्टिकल इधर से निकला और इधर से घूम रहा है, 8 बना रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं हो सकता है, ये पार्टिकल का पाथ हो सकता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर टाइम के जगह पे इसको अगर वाई कोऑर्डिनेट लिख देते, ये वाई कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, और एक प्लेन पे, इस प्लेन पे पार्टिकल चल रहा है, इस पाथ में चल रहा है, तब ये ग्राफ सही हो जाता है। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ तो ये नहीं हो सकता है, तो दिस इज नॉट ए पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा को देखो, अब इस पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ध्यान देखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हो सकता है या नहीं? देखो सबसे सिंपल टेस्ट है जो हर बार इसको लगाना है तुम्हें, एक किसी भी टाइम को पकड़ लो, ये मान लो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, इस 1 सेकेंड पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, इस 1 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? ये वाली होगी, ये वाली वेलोसिटी है या ये वाली वेलोसिटी है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी तो एक ही होगी ना, दो वेलोसिटी कैसे होगी? एक समय में जब मैं क्लॉक में मेजर करूंगा या स्पीडोमीटर में देखूंगा वेलोसिटी क्या है, कोई एक ही वेलोसिटी आनी चाहिए, दो कैसे आ जाएगी? तो ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, नो, नॉट ए पोजीशन टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी ये गलत है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ठीक है। और दूसरा भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, टाइम, इसके पहले इसके लेफ्ट साइड में टाइम क्या है? नेगेटिव है। टाइम नेगेटिव कैसे हो गया भाई? टाइम नेगेटिव होने का कोई कोई ट्रिक है तो बताओ, टाइम नेगेटिव कैसे होता है? नहीं हो सकता है, टाइम नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है। तीसरा देखो, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ये हो सकता है? चेक करो, टाइम 1 सेकेंड पे तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो वहां पे एक ही वेलोसिटी आ रही है, इस बार दो स्पीड तो नहीं आ रही, एक स्पीड आ रही है, तो इस हिसाब से तो ये वैलिड है ना? एक किसी भी समय पे उस पार्टिकल की एक स्पीड है, स्पीड कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू है स्पीड की, लेकिन एक वैल्यू आ रही है, डबल वैल्यू तो नहीं आ रही है, पिछले क्वेश्चन की जैसे, पिछले ग्राफ की जैसे डबल वैल्यूज तो नहीं आ रही है। लेकिन रुको, स्पीड है, स्पीड नेगेटिव कैसे हो गया? वेलोसिटी हम लोग डायरेक्शन के साथ नापते थे, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता था, स्पीड नेगेटिव कब से होने लग गया? स्पीडोमीटर में 0 से नीचे जाता है कभी क्या? तो ये भी ग्राफ गलत है, नो, दिस इज ए रॉन्ग ग्राफ। स्पीड नेगेटिव होती है क्या? बैक गियर लगाते हैं तभी स्पीड तो पॉजिटिव ही होती है, कार यदि बैक गियर में चलती है तो स्पीड नेगेटिव थोड़ी हो जाती है, स्पीड तो फिर भी पॉजिटिव रहती है। और ये भी देख लो, इसमें भी टाइम भी नेगेटिव हो जा रहा है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी, ना स्पीड नेगेटिव हो सकती है ना ही टाइम नेगेटिव हो सकता है, तो ये भी ग्राफ गलत है। और चौथा देखो, टोटल पाथ लेंथ और टाइम, पिछली सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉर्ट आउट हो गई, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड एक ही है, दो स्पीड नहीं हो जा, दो लेंथ नहीं हो जा रहा है कभी भी, है ना, और टाइम भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, फिर भी ये गलत ग्राफ है, इसमें कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है इसमें, क्या मिस्टेक है इसमें? दिख रहा है अब? नहीं दिख रहा है? टोटल पाथ लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक तो पाथ लेंथ बढ़ रहा था, क्या घटने कैसे लग गया? घटने कैसे लग गया ये? क्या घटना अलाउड है पाथ लेंथ को? नहीं, पाथ लेंथ तो नहीं घट सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, पाथ लेंथ कैसे कम होगा? कम हो सकता है क्या पाथ लेंथ? नहीं होगा ना, इसलिए यह भी ग्राफ गलत है। जब एक सेकंड में ग्राफ को देख के पता लगा लेना है कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है। ये सारे इस सभी तरह के ग्राफ हमने बनाए थे, इस तरह का ग्राफ हमने बनाया था ड्रंक यार्ड के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था, याद आ रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था जब हमने, उस ड्रंक यार्ड का जो 3 स्टेप आगे जाता था फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता था, फिर 3 स्टेप आगे जाता था फिर 2 स्टेप पीछे आता था, तब उसका इस तरह का ग्राफ बना था हमारा। लेकिन पाथ लेंथ तो नहीं था उसमें ना, पोजीशन था उसमें।
है ना। ये अगर वेलोसिटी होता तो शायद वैलिड हो जाता। हाँ, नेगेटिव वाला पार्ट तो फिर भी वैलिड नहीं होता, इस पार्ट को छोड़ करके। यदि वेलोसिटी होता तो राइट साइड वाला पार्ट सही हो जाता, लेकिन जो स्पीड है तो नहीं हो सकता है सही। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझना है। समझने से ज्यादा है कि बार बार प्रैक्टिस से दिमाग में एकदम ऊपर रहेगी। अगर कहीं दिमाग के कोने में दब गया तो फिर एग्जाम में नहीं निकल के काम हेल्प करेगा। ओके, एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। क्या लगता है ये पढ़ के, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है ये? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 3.7 है ये। हमेशा जो हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल 3.7 है ये। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल क्या होता है? Follow our DI definition. When the brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. It is an important factor for road safety and depends upon initial velocity v0, braking capacity or deceleration A, that is caused by braking. Derive an expression for stopping distance of a vehicle in the terms of v0 and A. क्या है? सपोज तुम ड्राइव कर रहे हो, सामने अचानक से एक बच्चा आ जाता है दौड़ते हुए, रोड के साइड से कहीं से अचानक से रोड पे आ गया, ब्रेक मारी और थोड़ी देर में गाड़ी रुक गया। कुछ दूर तो चल जाएगा, कुछ तो समय निकल जाएगा इस बीच में। जब बच्चे को देखा, फिर ब्रेक मारा, उसके बाद गाड़ी रुकेगी। ब्रेक मारने के बाद गाड़ी रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ तो समय लगता है जरूर। उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। यदि यदि बिल्कुल सामने में बच्चा अचानक से आ जाए तब तो धक्का लगेगा ही लगेगा। यदि थोड़ी दूर पहले से देख ले हम लोग, जैसे फॉर इंस्टेंस मान लो यदि 100 मीटर पहले नजर आ गया कि हाँ एक बच्चा आने वाला है, दौड़ के रोड पर आ गया, ब्रेक मारोगे रुक जाओगे। लेकिन वहीं अगर 10 मीटर पहले दिखाई सिर्फ बच्चा, तो यदि 1 मीटर पहले दिख जाए तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर स्पीड कम हो तब तो इसमें भी काम हो जाएगा, अगर स्पीड और भी कम हो साइकिल पे हो तो इसमें भी शायद काम हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्पीड चेंज होगा वैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस बदलेगा। समझ में आ रही है बात? तो हमें क्या दिया है, किसी गाड़ी की स्पीड v0 है जिससे अभी वो चल रहा है, और जब ब्रेक मार देते हैं हम लोग तो वो -a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया चूंकि उसको रोकना है। तो ब्रेक की कैपेसिटी इतनी ही है, इसी स्पीड से वो ब्रेक मार सकता है। कुछ तो लिमिट है ना, ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक मारा तुरंत रुक गई गाड़ी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, कुछ उसकी कैपेसिटी होती है। ब्रेक की कैपेसिटी किस हिसाब से नापेंगे? एक्सेलरेशन में नापेंगे। अब समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन क्यों जरूरत थी, एक्सेलरेशन की हमें इतना क्यों कहानी किया था। ब्रेक कुछ फोर्स लगाएगा ब्रेक के ऊपर, चक्के के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग गाड़ी की स्पीड कम होगी। स्पीड कम होने की रेट ही है एक्सेलरेशन, ठीक है। थोड़ी देर बाद गाड़ी को रुक जाना है, तो फाइनल वेलोसिटी जो v होने वाली है वो क्या होगी? 0। गाड़ी रुक रही है, अब ये कॉमन सेंस लगा के हमें डिराइव करना है पहले। गाड़ी अगर रुक रही है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होना है। हमें निकालना क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? ये रुकने से पहले कितनी दूर गाड़ी चल चुकी होगी, डिस्टेंस x। रुकने से, ब्रेक मारने के बाद और रुकने के बीच में मान लो यहाँ पे जब कार थी तब तुमने ड्राइवर ने बच्चे को देखा, ओ कार कितनी अच्छी बनी है, तो हेलीकॉप्टर बन गया है, चलो कोई बात नहीं इसी से काम चला लेंगे। यहाँ पे उसने ब्रेक मारा और यहाँ जाकर के फाइनली रुकता है उसका हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ये दूरी हमें निकालनी है, डिस्टेंस। हमें गिवन क्या है? v0 पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है। यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए हैं लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि यह पता है, इसकी कोई एक वैल्यू है जो हम लोग जब भी चाहे इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तब फिर दिमाग को दौड़ाओ, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थे हमारे पास, किस इक्वेशन से काम हो सकता है?
पहला था v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, इससे काम नहीं होगा, t नहीं पता है हमें, t हमें नहीं पता है, पता है क्या t? नहीं पता है। t निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, लेकिन t निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों निकालोगे, बेकार का टाइम पास नहीं करना है। दूसरा है x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी t की जरूरत है, t की जरूरत है ना। तो एक मेथड हो सकता है कि इस इक्वेशन से हम लोग t निकालें और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा ना। देखो पहले इक्वेशन से अगर t निकाल दें, t क्या आएगा, t इज इक्वल टू v माइनस v0 डिवाइड बाई ए, यानी कि माइनस v0 डिवाइड बाई ए की वैल्यू हमें माइनस ए दिया है, तो यहाँ पे माइनस ए भी लेना होगा, यानी कि क्या आया, v0 डिवाइड बाई ए। अब दूसरे इक्वेशन में इसको डालो तब तो x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, v0 इंटू टी की वैल्यू क्या है, v0 डिवाइड बाई ए प्लस हाफ, ए की जगह हमें माइनस ए डालना है, टी स्क्वायर की जगह क्या होगा, v0 डिवाइड बाई ए पूरे का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, v0 स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस हाफ v0 स्क्वायर डिवाइड बाय ए, एक एक कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर ए एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, हाफ v0 स्क्वायर डिवाइड बाय ए। और ये कितना लंबा तरीका होगा, सब कितना आसान होता यदि तीसरा इक्वेशन लगा देते, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, ये अगर लगा देते एक लाइन में काम हो जाता, 0 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए माइनस 2ax आता, यहां से x सीधा सीधा निकल जाता, v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। आ रहा है सेम आंसर, सेम आ रहा है, यहां भी वही आया था v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, और यहां भी वही आ रहा है v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। लेकिन एक प्रोसेस में हमें t निकालना पड़ा था, हमें दो इक्वेशन यूज करने पड़ गए थे, और दूसरे प्रोसेस में बहुत ही आसानी से हमें सीधा सीधा v0 निकाल a निकल के, हम क्या चाहिए था, सॉरी x निकल के आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए 3 इक्वेशन हमें दिए गए हैं, जिसकी जरूरत हो जहां पे उसी को यूज करना है। तो अब देखो जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस आया है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, v0 स्क्वायर और डिवाइड बाय 2a। एक तो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा दूर जाने के बाद गाड़ी रुकेगी, कॉमन एक्सपीरियंस भी यही बोलता है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी रुकने में उतना ज्यादा डिस्टेंस लगेगा। टाइम की बात नहीं कर रहे हम लोग, डिस्टेंस बोल रहे हैं अभी, कितनी दूर जाके गाड़ी रुक जाएगी। और डिवाइड करना है हमें ए से, ब्रेक जितना स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी रुकेगी, ब्रेक जैसे ढीला होते चला जाएगा वैसे ज्यादा देर लगेगा रुकने में। कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस तो हमें पता था, एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करें तो यह फॉर्मूला है। ओके, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें देखनी है, वो है रिएक्शन टाइम, अगले वीडियो में देखेंगे उसको।